हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फोर्स। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था टॉर्क के बारे में, हमने समझ लिया था। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या था एक बार वो चीज समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था टॉर्क जो होता है वो होता है बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, रोटेशन जब करते हैं है ना, किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट घुमाना है तो हम टॉर्क को अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी इस रॉड को इसको रोटेट कराना है इस तरीके से, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, टॉर्क क्रिएट करते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो टॉर्क बनता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से जो 90 डिग्री एंगल है वो आपका डिस्टेंस होगा, तो टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हमारा था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं सबसे पहले कपल के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर कपल्स। कपल्स क्या देखा, कपल्स का मतलब क्या होता है बेसिकली है, ये टॉर्क का ही कंसेप्ट है, बिल्कुल ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट जनरली हम क्या देखते हैं, अगर हमें किसी जगह पे या ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, रोटेशन क्रिएट करनी है, तो होता क्या है उसमें दो हमेशा फोर्स लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टैप ले लीजिए, है ना। अगर हम टैप का ऊपर वाला अगर ऊपर से हम व्यू देखते हैं तो आपका अगर टैप है तो आप हमेशा क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे। तो आप क्या करते हैं, एक उंगली एक बार यहाँ, एक को यहाँ से फोर्स लगाते हैं, एक को इस तरह से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, टैप हो गया, रेंच हो गया, मतलब बेसिकली क्या है, कोई भी चीज अगर आप रोटेशन देने लगते हैं तो फोर्स हमेशा दोनों डायरेक्शन से लगते हैं। मतलब ये ऐसे अगर एक है तो इसमें ऊपर को इस साइड से भी फोर्स लगेगा, सेम फोर्स दूसरी साइड से भी लगाते हैं, जिससे कि इफेक्ट क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हम जनरली क्या होता है, सिंगल टॉर्क की जगह कपल्स भी यूज करते हैं रोटेशन कराने के लिए। बॉडी को जब रोटेट कराते हैं तो हम कपल्स का इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कंसेप्ट तो सेम ही है, रोटेशन करानी है, यहाँ पे भी हम रोटेशन करा रहे हैं, यहाँ पे भी रोटेशन करा रहे हैं। बस यहाँ क्या हो रहा है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो कपल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल तो है, एफ क्वांटिटी एफ इसकी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है ना, आर अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। यहां से मान लीजिए डी, अगर हम पूरा डिस्टेंस डी पूरा डी मान लेते हैं तो आधे आधे डिस्टेंस में लगता है d/2 d/2। ठीक है, या फिर हम क्या लेते हैं, इनके बीच में कोई भी पूरा डिस्टेंस हो d, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आप क्या करते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, है ना, एट अ सेपरेशन अब फ्रॉम अ पावर पॉइंट जो है सेंटर रख के आप क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो ये जो होता है इससे हम कहते हैं कपल। इसे क्या कह देते हैं, कपल। ठीक है, होता क्या है, कपल होने के लिए टॉर्क ही है, लेकिन इसकी क्या है, हम इसको निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, तो कपल को भी हम टॉर्क से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, समझ आता है। तो हम बोलते हैं सपोज ये d1 डिस्टेंस है, ठीक है, और ये d2 डिस्टेंस है। जरूरी नहीं है पाइवट अगर बिल्कुल बीच में ही हो, जनरली बीच में होता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं अलग अलग भी है, सपोज ये d1 है, ये d2 है, पूरा मिला के d हो जाता है। ठीक है, तो हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। ऑब्वियस बात है, ये अगर ऐसे लगा रहे ना तो इससे क्या होगा, ये बॉडी से चारों तरफ रोटेट करने लग जाएगी इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क क्या है। अब हमने बात कर रहे थे टॉर्क, हमने पढ़ाई था लास्ट लेक्चर में कि भैया ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू d1 प्लस ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम तरीके से आ रहे हैं, तो ये भी हो गया एफ इंटू d2। तो ये आपका आ गया एफ इंटू d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 क्या होता है, कैपिटल D। तो ये समझ आ गया टॉर्क। तो हमारा जो कपल होता है, कपल इज सिंपल, होता क्या, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट सच टू रोटेट द बॉडी, इट इज नोन एज कपल। ये समझ आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू किसी भी एक वैल्यू को निकालो, किसी भी एक फोर्स को निकाल लो, किसी भी एक वैल्यू, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो दोनों में से कोई भी एक एफ ले लो, ले लिया, और इन दोनों एफ के बीच में जो डिस्टेंस है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टॉर्क का फॉर्म, जो कपल का फॉर्मूला होता है, कपल इज इक्वल टू टी इंटू एफ इंटू डी। फोर्स आप एक साइड का उठा लीजिए, डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच का निकालना होता है। समझ आ गया, तो ये आपका कपल हो गया। क्लियर आ गया समझ। तो यही फॉर्मूला था ना पहले भी, बट इसमें क्या था, इसमें हम एक ही डायरेक्शन से बात कर रहे थे। यहाँ क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं और एक पर्टिकुलर डी डिस्टेंस की दूरी पे। समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इसमें कपल की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली वही टॉर्क निकालना होता है। या आपको टॉर्क क्या देगा या कपल क्या देगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल निकालना है, मोमेंट निकालना है इसका कपल का। तो हम बोलेंगे, आप देखो सिंपल है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कपल में एक्चुअली में जनरली ये फोर्सेस दोनों एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये तो रहता ही है। ठीक है, तो हमें पता है
कि ये फोर्सेस दे रखे हैं दो पैरेलल है, ठीक है। तो हमें पता है कपल का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ अ कपल निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल है, यहां से यहां तक का पहले फोर्स रख लीजिए F इंटू डी। डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये रेडियस है, तो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया सेंटीमीटर, क्लियर। तो आप आज ये लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू एक किसी भी एक साइड का फोर्स 20 न्यूटन सेम है, तो एक कोई भी फोर्स ले लिया 20 न्यूटन ले लिया, और हमारा डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर। टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ गया 6 न्यूटन मीटर, आपका टॉर्क आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये हो जाने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना, बेसिकली वही है, लॉजिक सिंपल है। अगर हमने निकाला मोमेंट, तो ये इधर को जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस होगा फोर्स इनटू कपल में सिंपल लॉजिक है, दोनों पैरेलल, आपको चेक करना दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से, हाँ 90 डिग्री के एंगल पे है, बीच में दोनों 90 है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट डिग्री एंगल से। अगर हम बात करें ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ इक्वल है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, कपल बन गया। किस पाइवट पॉइंट, इस पाइवट पॉइंट की बॉडी इसको पूरी बॉडी को गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। तो सिंपल लॉजिक है, एक फोर्स की वैल्यू उठाओ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख दो, सेपरेशन इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना है 50 न्यूटन, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आपका आंसर आ गया 50 न्यूटन मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया, समझ आ गया होगा। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालना बहुत इजी होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। चलिए इक्विलिब्रियम को समझते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है ना, आपका अगर हम फिजिक्स में बात करें तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी या सब्सटेंस सच दैट उसमें जब फोर्स लगते हैं ना, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, वो सारे फोर्स की नेट वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, पहली चीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, पहला सारे के सारे जितने भी फोर्स लग रहे हैं नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड चीज नेट टॉर्क, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं वो भी कितने हो जाए, 0 हो जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम, इट इज अ कंडीशन व्हेन अ बॉडी और ऑफ द सब्सटेंस हैविंग अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ओवर इट हैज नेट इफेक्ट 0 है ना, एंड द नेट टॉर्क आल्सो इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो ना ही आपका फोर्स होता है ओवरऑल, ना ही ओवरऑल टॉर्क होता है। हाँ उसमें टॉर्क लग रहे होंगे, अलग अलग लग रहे होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज लग रहे होंगे, कुछ क्लॉकवाइज लग रहे होंगे, बट टोटल जो होगा उसका इफेक्ट है ना वो 0 होना चाहिए। ऐसी फोर्स जो लग रहे होंगे उसका टोटल इफेक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझ आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इस तरीके से एक बॉडी है, इस पे हमारे यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। ये 30 न्यूटन का है, ये 50 न्यूटन का है, और यहां से 80 न्यूटन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे नेट फोर्स, अगर खाली फोर्स वाली बात कर रहे हैं, इस साइड से इधर को जाते हुए फोर्स कितनी हो गई, 30 + 50 80 न्यूटन, और वहां से आते हुए कितने फोर्स हो गए, 80 न्यूटन। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ऐसी कंडीशन जहां पे नेट फोर्स इफेक्टिव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, नेट फोर्स 0। तो ये पार्ट हो गया इक्विलिब्रियम का पहला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज करिए कोई बॉडी है, उसमें फोर्स टॉर्क लग रहे हैं, मतलब अगर सपोज लेते हैं एक ऊपर से नीचे से, ठीक है, इधर से हमने 10 ले लिया, 10 सेंटीमीटर, फोर्स है 40 न्यूटन, इस बार यहां से डिस्टेंस ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोर्स है आपका 20 न्यूटन, ठीक है। तो अब इसमें हम टॉर्क निकालते हैं, देखिए ये वाला क्या क्लॉकवाइज लेके जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला पॉजिटिव। तो नेट टॉर्क अगर हम बात करते हैं तो हम ये वाला पहले ये वाला कर लेते हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो 20 × 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कटे, 4 आ जाएगा। अब इधर वाला आ जाता है, इधर से तो ये है क्लॉकवाइज, माइनस में आएगा, माइनस में आके आपने क्या करना है, इस तरीके से। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, 4 - 4 0, 0 न्यूटन मीटर। तो ऐसे केस में भी जब आपका नेट क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया। तो अगर ऐसी मतलब कंडीशंस जब दोनों चीजें एक साथ हो जाए
तब आप हमारा क्या होगा, वो बॉडी को काउंट कहा जाएगा इट इज इन इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क और नेट फोर्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं इस वाली बॉडी की बात कर लेते हैं, इसमें समझते हैं ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखिए नेट टॉर्क तो हमने देखा 0 आ गया, इक्विलिब्रियम में है। अगर हम फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या है, ऊपर से नीचे को ही आ रहा है, 20 भी इधर आ रहा है 40 भी इधर आ रहा है, तो नेट फोर्स कितना है, मतलब आपका 60 नीचे आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम में अभी नहीं है। इक्विलिब्रियम करने के लिए हम पाइवट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि भैया इस जितना ऊपर से फोर्स आ रहा है ना उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लगा दो। 60 न्यूटन का अगर हम यहाँ फोर्स लगा देंगे तो आप ध्यान से देखिए टॉर्क तो वही रहा 0 है ना, फोर्स क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा था 40 + 20, 60 नीचे को आ रहा, नीचे से ऊपर को 60 न्यूटन फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो कंडीशन याद रखना है, फोर्स भी 0 हो जाना चाहिए और टॉर्क भी 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे बॉडी को क्या कहा जाता है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। समझ आ गया होगा, क्लियर। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने हैं, इनमें बॉडीज में क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि किसी तरीके से बॉडी आपने बोल दिया इक्विलिब्रियम में, तो आपको फोर्स की वैल्यू या टॉर्क निकालना पड़ेगा, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। चलिए इनके ऊपर को देखते हैं, ये चीज समझ आ गई। अच्छा यहाँ पे समझना है, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम, जब हम कहते हैं ना, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो बॉडी जो है अपना जो ट्रांसलेटिव मोशन कर रही है या रोटेशन मोशन कर रही है, उस अगर वो कर रही है मूवमेंट, पहले ट्रांसलेशन कर ही रही थी और अगर रोटेशन कर ही रही थी, तो अपनी जो रोटेशन और ट्रांसलेशन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ करती है, क्लियर। वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो चीज ना ही एक्सेलरेशन फॉर्म नहीं रहता उसमें, क्लियर, तो कांस्टेंट हो जाता है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर वो रुकी हुई थी, वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं रही थी या रोटेशन कर ही नहीं रही थी, तो वो वही रह जाती है। समझ आ गया। इससे हमें एक चीज समझनी है, जो आपके इक्विलिब्रियम में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को हम समझ लेते हैं। ओके चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे। हमने जो बात करी थी अभी कि अगर बॉडी आपकी नहीं वो मूव कर रही है ना ही वो रोटेट कर रही है, एज इट इज पड़ी है, स्टिल पड़ी है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक कंडीशन। उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कंडीशन। उसके ऊपर अगर ऐसी बॉडी पे अगर कोई फोर्सेस का ग्रुप लग रहा है, मतलब है ना, ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहा है ना, और उस पर नेट तभी भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो जाए, तो उस टाइम पे हम कैसा इक्विलिब्रियम कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ आया। अगर किसी भी ऐसी कंडीशन में बॉडी है कि वो मूव नहीं कर रही है, नहीं वो रोटेट कर रही है, ठीक है, एज इट इज पड़ी है, और उस पर फोर्स और टॉर्क लग जाए, तो नेट इफेक्ट जो फोर्स और टॉर्क का जो रहता है कंसेप्ट, वो क्या रहेगा 0 अगर रह रहा है हमारे पर, तो वो क्या होगा, वो बॉडी को क्या कहा जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। समझ आ गया। तो नेट इफेक्ट एंड नेट टॉर्क 0, ठीक है, वो तो इसमें रहना है। ऐसे ही नेट इफेक्ट अगर हम बात करें, नेट इफेक्ट ऑफ टॉर्क एंड फोर्स, वो तो डायनेमिक में भी 0 रहेगा, बट बॉडी उस टाइम पे क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही होगी। जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फोर्स और नेट फोर्स तो 0 हो रहा है, बट वो मूव कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में काउंट की जाती है। समझ आ गया। तो आपको ये 2 टाइप के इक्विलिब्रियम्स पता होने चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक नॉर्मल है, बॉडी रुकी हुई है, स्टैटिक हो गया, अगर मूव कर रही है तो डायनेमिक हो गया। मूवमेंट जो होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, याद रखना है, वो कांस्टेंट स्पीड से होती है, क्लियर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 होती है, बट यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ गया। तो ये आपकी कंडीशंस रहती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एल और एफ की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें एल क्या है, एल ये दे रखा है, एफ ये दे रखा है, तो हमें एल और एफ की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए तो सबसे पहला कंसेप्ट लेते हैं, पहले एल के लिए जाते हैं। ठीक है, एल जो है ये इधर डिस्टेंस दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है हमें समझ आना चाहिए एल निकालने के लिए हमें टॉर्क को कंसेप्ट को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहां पे कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वो ये कहता है एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब आपका एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कुछ जो नेगेटिव टॉर्क है वो इक्वल टू पॉजिटिव टॉर्क हो जाएगा, तब जाके वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। समझ आ गया। चलिए इसके हिसाब से लगाते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। इस तरीके से ले लेते हैं। ये कहां हो जा रहा है, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्लॉकवाइज टॉर्क ले लेंगे। ये कितना है, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ये लॉजिक है।
क्लॉकवाइज वाला कितना है, ये है, तो 20 इंटू 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तभी भी हो जाएगा, लेकिन आंसर जो दूसरे वाले का है वो आपको यूनिट्स को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हो तो वैसे भी जाता है 50 इंटू हमने बोला एल, ये अब मीटर में आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। अगर हम ये सेंटीमीटर में रहते थे तो एल भी हमारा सेंटीमीटर में आता, क्लियर। कभी ऐसा कभी सपोज करिए फिट्स में आ गया क्वेश्चन, तो आप टेंशन लोगे बोले फिट को मैं कैसे मीटर में कन्वर्ट करूं, कोई टेंशन नहीं है, फिट में छोड़ देना। 20 यहाँ पे फिट में दिया तो फिट में छोड़ देना है, यहाँ जैसे सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है आपको 100 सॉल्व करना है, आप सेंटीमीटर में तो छोड़ दीजिए। जो दूसरी साइड एल आएगा ना वो भी सेंटीमीटर में आएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, लेंथ की यूनिट सेम हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 1 से 25 2 से 50, 20 से कटा 10, तो एल आ गया आपका 10। यूनिट्स याद रखिएगा, सेंटीमीटर में तो ये भी कितना है, सेंटीमीटर में, तो एल आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया, इस तरीके से करना है, क्लियर। अच्छा एल आ गया, अब तो एल हमारा आ गया, अब बात आती है एफ। अब एफ कैसे निकाल, एफ का क्या कंसेप्ट है, एफ का अगर आप देखेंगे एफ सेंटर से लग रहा है, मतलब पॉइंट जो पाइवट पॉइंट है ना उस पॉइंट पे लग रहा है, तो अब यहाँ पे टॉर्क का तो इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप टॉर्क निकालोगे, इधर का टॉर्क निकाल लिया उधर का टॉर्क निकाल लिया, एफ जो है पॉइंट से पास हो रहा है, जो भी फोर्स पाइवट पॉइंट से पास होता है इसका टॉर्क कितना होता है, 0। ऐसे फोर्स जो कि पाइवट पॉइंट से पास होता है, ये इधर से हो गया या इधर से पास हो गया, ऐसे वाले में हमेशा जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, समझ आ गया। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू 0 होने वाली थी, होती है, अब ये टॉर्क से तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें पता है मोमेंट का क्या कंसेप्ट, जो हमारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो आपका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए और एक क्या होता है नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए नेट फोर्स इक्वल टू 0 लगा देते हैं, तो नीचे को कितना फोर्स लग रहा है, नीचे को फोर्स लग रहा है 50 + 20 70, तो है ना। तो हम क्या कर सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए, एफ डाउन इज इक्वल टू एफ अप लगा सकते हैं, हाँ जितना नीचे को लग रहा है उतना ही ऊपर को लग गया, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। हमें नेट फोर्स भी तो 0 करना है, तो नीचे को आ रहा है 50 + 20 70 नीचे को आ रहा है, तो ऊपर को भी कितना लगेगा, सेम लगेगा, तो ऊपर को एफ लग रहा है खाली, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 70, क्लियर, समझ आ गया। इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मास जो है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये समझना है। चलिए देखिए यहां से इस पॉइंट पे पाइवट हो रखा है, क्लियर, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ऑब्वियस बात है हम क्या कर सकते हैं, जब बॉडी मास जो आपका फोर्स है ये दूर लग रहा है तो ये टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम के लिए सीधी बात है टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। चलिए टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इधर को जो क्लॉकवाइज लग रहा है उसको देखिए 80 × 60, ठीक है, ये तो आपका क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम देखें 1 × कल की डेट में कभी कभी मास दे देगा, यहाँ पे कोई बॉडी बना देगा, बोले अब भैया इसका मास है m, ठीक है, तो आपको याद रखना है m नहीं रखना है, m × g रखना है। m × g क्या होता है, वेट होता है हमेशा, हम यहाँ पे जो रखते हैं फोर्स × डिस्टेंस रखा जाता है, अगर m होता है मास, मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए g से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो g की वैल्यू है 10, तो हम रख देते हैं m × 10, क्लियर। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 × 48 kg, ये आपका क्या हो गया, मास हो गया, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्लियर। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं उनको कैसे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द रीडिंग शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस, ये बैलेंस जिसे कहते हैं। होता क्या है, आपने देखा होगा घरों में जब सिलेंडर आता है या फिर है ना, कभी कभी कुछ लोग रखते नहीं है स्प्रिंग, एक मतलब क्या होता है वेट नापने के लिए एक डिवाइस होता है, स्प्रिंग बैलेंस उसे कहते हैं। उसमें स्प्रिंग होता है, उसमें रीडिंग लिखी होती है कि आपका कितना वेट आप उठा रहे हैं, हुक से आप फंसाते हैं और आप उसको लिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ है, स्केल है एक लंबा, रूलर है, यहाँ पे पाइवट है, मतलब यहाँ रुका हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे वेट्स डाल रहे हैं, हमने यहाँ पे 40 kg का वेट डाल दिया, यहाँ पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। तो ऑब्वियस बात है देखना है कि हमें कितना स्प्रिंग में कितना दिखाया जाएगा कि वो कितना आ रहा है, समझ आ गया। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन दे रखी है, ये बोल रहा है पहली बात तो कि जो ये बीच में लगा हुआ है रूलर, रूलर क्या है, ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक नापता है, ये 1 मीटर का एक रूलर है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में आता है, तो ये मीटर रूलर होता है, ठीक है, रख दिया। अब इसका वेट अगर पहली बार तो बोला नेग्लिजिबल है, तब कैसे करेंगे। सेकंड, अगर इसका मास जो होगा वेट होगा, है ना, तो कुछ होगा, मतलब अगर 20 kg दे रखा है यहाँ पे तो मास समझ आ रहा है ना, अब 20 kg ये देखना है। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं सॉल्यूशन, समझ आ गया होगा। तो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, अगर आप कभी
आजकल तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है स्प्रिंग बैलेंस वाला, मतलब जो सेटअप ये वाला सेटअप है, रूलर वाला सेटअप। ये नहीं तो क्या होता था पहले मंडियों में देखने को मिल जाता था, आपकी अनाज मंडी होती है वहां पे जो वेट नापते हैं वहां देखने को अभी भी मिल जाता है। ठीक है, जो आपके गैस गोडाउन होता है जहाँ पे आपको गैस है ना गैस खरीदते हैं, तो वहां पे ये ऐसी डिवाइसेस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसी उस टाइम से यूज होता था। करते हैं कैसे करते हैं देखिए, चलिए। तो ये होता है क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे वर्क करता है। क्या होता है, हमारा पाइवट पॉइंट यही है ना, चलिए ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये क्या करेगा, इस वाले को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तभी तो ये स्टेबल होगा जब ये और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। चलिए, तो इक्विलिब्रियम में आना है तो ऑब्वियस बात है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमने पहले भी बात करी थी, टॉर्क कैलकुलेट करते समय हमेशा पाइवट से डिस्टेंस लिया जाता है, पाइवट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। चलिए, तो ये वाला जो है ये वेट क्या नीचे को लग रहा है, इधर को नीचे को। ये जो है स्प्रिंग जो है ये आपको ऊपर को लगा रहा है। क्यों, देखिए रूलर तो जैसे आपका वेट है उसकी वजह से तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको रोके रखने के लिए क्या करेगा, फोर्स ऊपर को लगाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऊपर को, एफ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बाई वही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज टॉर्क। तो देख लेते हैं, इक्वल कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू 40 kg है ना। तो हमें पता है ऑब्वियस बात है जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट हो जाएगा वेट इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दूसरा भी सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू एफ इंटू कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। क्लियर। आपका क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब है ना, वो आपको देखना इक्वल करना है बस, ये तो है। चलिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4 4 16G। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16G। या तो आप इसको G की वैल्यू 10 रख दीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं F इज इक्वल टू 16G, मतलब क्या 16 kg मास रहा होगा, उसका G उसका वेट हो गया ना। तो यहां पे कह सकते हैं 16 kg है, 16 kg के ऊपर जो फोर्स लगता है ये होता है kgf। जब हमने बात करी थी ना फोर्स की यूनिट होती है kgf, तो kgf ये होता है कि 16 kg। अगर तुम बात करोगे ये क्या होता है 16G, मतलब क्या होगा, ये वो फोर्स है जो कि एक 16 किलो वाले बॉडी पे लगेगा ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 16 kgf। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। या फिर हम बात करें अगर G की वैल्यू 10 रखते हैं, अगर हम बोलते हैं इफ G इज इक्वल टू 10, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अगर रहेगा तो सीधा इसको हम क्या कह सकते हैं, बोलते हैं 160 न्यूटन। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। इस तरीके से करना है, पहली चीज समझ आ गई। चलिए, तो पहला वाला केस समझ आ गया कि भैया जब हमारा रूलर का कोई वेट नहीं था तो रूलर को देखना नहीं था, ऑब्वियस बात है इस तरह से काम करना था। चलिए, नेक्स्ट केस क्या आ गया, रूलर इज ऑफ 20 kg। अब रूलर दे रखा है 20 kg का, रूलर मतलब ये पूरा जो है ये 20 kg का है, समझ आ गया। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को ये समझते हैं। हम बोलते हैं जो रूलर है ना यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रूलर है उसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर जगह पे मास इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रूलर यूज करते हैं, तो उसके बिल्कुल सेंटर पे अगर हम उंगली रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी बॉडी है इसका ये एक सेंटर होगा, उस जगह पे ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 0 से लेके 100 है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हुआ 50। यहाँ पे वो जो पूरा 20 kg का वेट है वो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 20 kg का वेट इस साइड लग रहा है। समझ आया आपको। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है तो आप उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट को पकड़े और सारा वेट वहां एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा, रूलर का वेट भी क्या कर रहा है, ये इसकी आपका क्या कर रहा है, टॉर्क इस साइड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को और इंक्रीज कर रहा है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए करते हैं तो क्या होगा 40 इंटू 40, जो हमने पहले वाला किया था 40G इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 20G इंटू 50 सेंटीमीटर, क्लियर। ये किसी बराबर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इंटू 100, इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स इंटू 100 करके हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 2 0 इंटू जी, यहां आ गया 5 2 जा 10, 2 0 इंटू जी, इधर आ गया 100F। आप ऐड करेंगे 16 और 1000 है ना, तो 2600 जी हो जाएगा। तो हम यहां पे थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर करते हैं, ये हो जाएगा 2600G इज इक्वल टू 100F।
2 जीरो से 2 जीरो कटे तो F कितना आ गया 26G। 26G। तो हम इसको यही बोल सकते हैं, यहाँ पे 16G को हमने बोला 16 kg है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम बोल देंगे इट इज 26 kgf। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। लॉजिक सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये रखना है। इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट बेसिकली मोमेंट कहते हैं, मोमेंटम अलग होता है ना। तो मोमेंटम और मोमेंट अलग होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है ये, तो इस तरीके से रहता है। तो आपका जो फोर्स है वो आपका क्या आ गया 26 kgf। अगर वो g की वैल्यू 10 दे देता है तो आप 260 kgf कर सकते हैं। g की वैल्यू 9.8 देगा तो मल्टीप्लाई बाय 9.8 करके आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया? इस तरीके से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कॉमनली। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपके पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिगर वाले क्वेश्चंस कम आते हैं कंपैरेटिवली कम आते हैं एज कंपेयर टू ये वाले क्वेश्चन। इनमें क्या होता है, फिगर भी बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो टीचर्स जो जनरली इस टाइप से क्वेश्चन प्रेफर करते हैं देने के लिए। ठीक है, अब चलो समझते हैं क्वेश्चन और इसकी फिगर भी बनाते हैं साथ साथ। तो हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहला है मीटर रूलर। मीटर रूलर समझ जाना चाहिए। जैसे ही मीटर रूलर की बात आती है तो एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। मीटर रूलर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है समझते हैं क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मास है उसका, हर जगह पे इक्वल मास डिवाइडेड है, मतलब उसका पूरा मास जो है सेंटर पे हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर में दिख जाएगा। क्लियर? अगला देखो क्या बोला है, इज पावटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच वाला पॉइंट 50 सेंटीमीटर वाले पे मिड पावट कर दिया। मतलब सपोज करिए ऐसे स्केल पड़ा है ना, उसको बीच से होल्ड करके रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर वाली जगह से, बिल्कुल बीच से इस तरह से रस्सी से होल्ड कर दिया मान लेते हैं। तो अभी अभी क्या ये हवा में रहेगा, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहेगा क्योंकि इक्वल वेट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर का भी इधर 50 वाला कंसेप्ट है। ठीक है जी, चलिए क्या बोला, अ वेट ऑफ 50 GF क्या मतलब क्या होता है समझते हैं। 50 GF का मतलब है 50 ग्राम। अगर हम बात करें 50 ग्राम मास की एक बॉडी है तो उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं 50 GF। समझ आ गया? तो 50 GF हम मान लेते हैं, ये भी न्यूटन एक कह सकते हो आप, यूनिट है फोर्स की। GF भी क्या है, यूनिट है फोर्स की। इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड। वन ऑफ इट एंड पे हमने बात करी थी तो वन ऑफ एंड पे लगा दिया। वेयर शुड द वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूलर हॉरिजॉन्टली। अब एक चीज समझनी, बोल रहा है कि 100 GF का भी एक वेट है आपके पास, मतलब फोर्स है, वो कहां पे लगाया जाए। तो अगर मैं 100 GF का किसी भी तरीके से अगर मैं इधर लगा दूंगा तो ये क्या होगा, ये इस बॉडी, ये दोनों फोर्स क्या मिलेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क क्रिएट कर देंगे और ये बॉडी घूम ही जाएगी 100%। ये बॉडी घूम जाएगी इस साइड से। अगर इस बॉडी को घूमने से बचाना है तो मुझे इस फोर्स को यहां ना लगा के इस साइड लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है ना। क्या होगा, कुछ टॉर्क इधर से आएगा, है ना, ये वाला हो गया आपका कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इधर वाला जो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो वही तो देखना है। चलिए, तो हमने बोल दिया कि कुछ फोर्स यहाँ पे लगेगा 100 GF वाला, मुझे नहीं पता किस जगह पे लगेगा लेकिन लगेगा। ठीक है, तो लगेगा तो ठीक है। हमने बोला सपोज करो मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता कितनी दूरी पे लगेगा, तो x मान लेते हैं। कितनी दूरी पे लगेगा पता नहीं, x मान लिया। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरह से करना है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे लगता है। बहुत ही मतलब ये कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया आपके 10th में, है ना, जो ICSE बोर्ड में बहुत कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बताइए यहां से लेके यहां तक का पाइवट पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस नापा जाता है। तो यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर। और वहां पे क्या है, x सेंटीमीटर पता है क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है। ये दोनों GF जो है वो यूनिट है फोर्स की, तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को इक्वल, टॉर्क को इक्वल कर देते हैं। यहाँ आया 50 GF इनटू डिस्टेंस 50 इज इक्वल टू 100 GF इनटू x। समझ आ गया? क्लियर? x सेंटीमीटर। चलिए तो करते हैं, आप सिंपल कर सकते हैं, 50 GF से ये कटेगा 2 आ जाएगा, तो x से आ जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर 100 GF वाला फोर्स रख देंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका स्केल है वो टॉर्क में बैलेंस हो जाएगा, और टॉर्क बैलेंस हो गया तो वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। समझ आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन करने आने चाहिए, समझ आना चाहिए। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स बस कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो उनको समझ नहीं आता क्या रहता है, उन्हें लॉजिक समझ नहीं आता। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, बस वो क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को क्या रहे, कैसे कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये समझ नहीं आता। तो इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको कैसे करना है। हो क्या रहा है, इस बार वो बोल रहा है, एक मैकेनिक है, ठीक है,
मैकेनिक है वो एक नट को ओपन कर सकता है यूजिंग अ, है ना, मतलब फोर्स लगाएगा वो 150 न्यूटन व्हाइल यूजिंग अ लीवर ऑफ हैंडल 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक नट है, रेंच लगाएगा कुछ, मतलब कोई भी हैंडल मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर का अगर वो एक हैंडल लेता है, रेंच लेता है, तो वो एक नट को खोल देता है बाय अप्लाइंग 150 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये आराम से इसको खोल देता है। क्लियर। अब उसने क्या बोला, उसके बाद आगे बोला उसने हाउ लॉन्ग द हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। तो अगर हमें 15 न्यूटन का ही फोर्स मिला है, वो सपोज करिए वो किसी तरीके से वो 150 न्यूटन नहीं लगा पा रहा, वो 150 की जगह खाली 50 न्यूटन लगा पा रहा है, तो बताइए कितना हैंडल की लेंथ चाहिए। समझ आया। तो होता क्या है, इस क्वेश्चन में लोग समझ नहीं पाते। बेसिकली कंसेप्ट ये है, अगर ये जो नट है, ये नट किसी थ्रेड से बंधा हुआ होगा, तो ऑब्वियस बात है, जो थ्रेड बंधा इसके अंदर चूड़ियां होंगी, है ना, चूड़ी से टाइट हो रखा होगा, तो इसको खोलने के लिए हमेशा टॉर्क देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टॉर्क पे खुलेगा हमेशा, ऑब्वियस बात है। तो एक पर्टिकुलर टॉर्क पे ये खुल जाता है ना। अब वो पर्टिकुलर टॉर्क ढूंढना है पहले, तो हम बोलेंगे कि भैया किस टॉर्क पे खुलेगा, टॉर्क एट विच नट विल ओपन। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या है, सिंपल बता रहा है, 40 सेंटीमीटर और 150 के फोर्स से घुमा दो, तो लगा देते हैं। टॉर्क कितना होगा, 150 इंटू 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 4 जा 60 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू है ना। इतना टॉर्क लगाओगे नट खुल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बोला ये वाला हैंडल आपके पास सपोज करिए टूट गया, या फिर कुछ भी हो गया। अब आपने को बोला किसी तरीके से आपके पास क्या है, आप फोर्स क्या है कम ही लगा पा रहे हो, आपके पास फोर्स लगाने के लिए जगह ही नहीं है ना। नट ऐसी जगह पे फिट है कि भैया जो जगह ही नहीं है, तो आप वहां पे क्या कर पा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं कितना, 50 न्यूटन का, खाली 50 न्यूटन का। 150 से किसी तरीके से 50 न्यूटन का आ गया। तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि भैया अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, तो हम जब लेंथ बढ़ाते हैं तो टॉर्क बढ़ता है, तो हमारा फोर्स कम हो जाता है। तो अगर हम 50 न्यूटन में आ रहे हैं, 150 से 50 न्यूटन में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है हैंडल की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं, सपोज करिए उस टाइम पे हैंडल हमें एक्स लेंथ का चाहिए होगा, एक्स लेंथ का हैंडल चाहिए होगा, टॉर्क लगाएंगे और नट खोल देंगे। अच्छा, नट को खोलने के लिए टॉर्क कितना चाहिए, वो 60 न्यूटन है, वो अभी निकाल लिया हमने, 60 न्यूटन टॉर्क निकल गया, अभी हम निकाल सकते हैं। तो घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए 60 न्यूटन, जो कि हम अचीव करेंगे किसके, इसी से करेंगे, 50 न्यूटन का है, एक्स लेंथ का है। ठीक है, एक्स मीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मीटर है ना, तो इस कर देते, 0 से 0 कटा, इधर आया, तो एक्स आपका आ गया 6/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मीटर। कितना आया, 1.2 मीटर लंबाई का आपको क्या चाहिए, हैंडल चाहिए होगा। सिंपल लॉजिक है, आपको पहली कंडीशन से टॉर्क निकाला नट का, फिर उसको दूसरे में रख देना है। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। समझ आ गया होगा। तो हमने क्या मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर अप कर लिए। ठीक है, तो आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ कपल की यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है, याद रखिएगा, है ना। टॉर्क बोल देगा, मोमेंट ऑफ कपल बोल दे न्यूटन मीटर। फोर्स यूनिट आपको मिल जाएगी न्यूटन, है ना। उसके बाद आपको हमने और भी चीज पढ़ी थी, केजीएफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जीएफ देखने को मिल जाएगा, या फिर हम सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे डाइन वर्ड मिलेगा आपको, तो वहां पे डाइन यूज होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू आप अपना डाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया, क्लियर। तो 10⁵ डाइन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर, तो ये इस तरीके से यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, और ज्यादा तो यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर, तो ये आपका यहाँ से जो आपका टॉर्क वाला सिस्टम है, जो पार्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स वाला जो है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। चलिए, ओके।